प्यारे बच्चों नमस्कार, आपकी दुनिया फिर से आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो कक्षा 12 के बच्चों के लिए एक और खुशखबरी है, हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक और चैप्टर का माइंड मैप, जिसमें आपको होने वाला है पूरा चैप्टर मात्र 15 मिनट में याद। ठीक है, तो एक और आपके दिमाग में छपने वाला है चैप्टर, पूरे नंबर इस चैप्टर में आने वाले हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अंग्रेजी में से बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। और तो बच्चों इस चैप्टर को आपको याद करना है मात्र 15 मिनट में, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा माइंड मैप। तो चलिए, इस चैप्टर में सबसे पहले अपन ने पढ़ा था फैराडे का नियम। इस चैप्टर का लॉजिक यही था कि यार पहले साइंटिस्टों ने सोचा कि एक धारावाही चालक से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, तो क्या एक चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा भी उत्पन्न की जा सकती है। तो इसके लिए हमारे माइकल फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक कॉइल के पास में, जिसको उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर से अटैच करके उसके पास में एक चुंबक लेके गए, दूर लेके जाते, पास लेके जाते, दूर लेके जाते, पास लेके जाते, और गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप आ रहा है। इसका मतलब इसके अंदर कोई ना कोई धारा उत्पन्न हो रही है, जिसको उन्होंने प्रेरित विद्युत धारा का नाम दिया। ठीक है, तो हमारे माइकल फैराडे का लॉ यही था कि अगर हम किसी भी कुंडली से संबंधित फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उसी के कारण उसके अंदर प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और ये धारा तब तक रहती है जब तक उसका फ्लक्स चेंज होता रहता है। जैसे उसका चुंबकीय फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, वैसे उसमें धारा उत्पन्न होना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बेसिस पे इन्होंने अपना सेकंड लॉ दिया कि ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ये बराबर होता है माइनस का n d∅dt। माइनस के साइन का कारण वो बता नहीं पाए, लेकिन माइनस के साइन का चिन्ह हमारे बताया था लेंज भैया ने। लेंज भैया ये बोल के गए थे कि भाई जो माइनस का चिन्ह वो ये बताता है कि भाई जो धारा उत्पन्न हो रही है या जो प्रेरित विद्युत धारा है वो इस तरीके से उत्पन्न हो रही है कि उन सारे कारकों का विरोध करती है जिसकी यानी उत्पन्न हुई है। तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है माइनस का n d∅dt। फ्लक्स को अपन लिख सकते हैं b वेक्टर डॉट a वेक्टर, इसलिए इसको अपन लिख रहे हैं b वेक्टर डॉट a वेक्टर। यहाँ पर n यहाँ पर लूप फेरों की संख्या है। अगर हमें धारा का मान निकालना है तो बच्चों I का फॉर्मूला होता है v अपॉन r। v ऑलरेडी आप निकाल सकते हो, अगर आप इसको प्रतिरोध से भाग दे दोगे तो आपको धारा मिल जाएगी। बच्चों धारा को, अच्छा ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया n d∅dt अपॉन r। अच्छा, अगर आपको पता है धारा किसके बराबर होती है, dq/dt के बराबर होती है बच्चों, तो यहां से अगर मैं इसको इसके बराबर रखूं तो माइनस का साइन और लगा देंगे यहाँ पे, d∅r/dt। तो आप देख सकते हो dt से आपका dt कैंसिल हो रहा है, तो आपका जो आवेश है, जो चार्ज है बच्चों, वो किसके बराबर हो जाएगा, चार्ज बराबर हो जाएगा माइनस का n d∅ अपॉन r। या अगर आप पूरा आवेश निकालना चाहो तो n phi अपॉन r। ये हमारे एक आवेश का सूत्र भी आ गया है, इसमें आवेश भाग में नहीं दे रखा तो मैं लगा देता हूं। ठीक है, उस केस में आपको नेगेटिव का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आवेश आपका पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अगर आप उसके सिर्फ परिमाण के बारे में बात करते हो। तो यहां से हमने हमारे माइकल फैराडे के नियम को पढ़ लिया, जो कि बोलता है कि जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट आ जाए लेंज का नियम। तो लेंज का नियम क्या बोलता है, लेंज का नियम अपने को ये बोलता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेरित विद्युत धारा इस तरीके से उत्पन्न होती है जो कि उन सारे कारकों की एक तरीके से उन सारे कारकों का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है। जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कॉइल है, ठीक है ना, आपने इसको गैल्वेनोमीटर से अटैच कर दिया, तो अगर आप चुंबक के नॉर्थ पोल को इसके पास में लेके जाते हो तो बच्चों यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, एक नॉर्थ पोल ही बन जाएगा, ताकि इसको दूर की तरफ पुश कर सके। मान लो नॉर्थ पोल इससे दूर जा रहा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक साउथ पोल बन जाएगा, ताकि ये नॉर्थ पोल को अपनी तरफ खींच सके। ठीक है, जो हमारा लेंज का नियम है ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना करता है। आपके एमसीक्यू में प्रश्न आ सकता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम की पालना कैसे करता है, उसको मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, तो आई होप सबको वो आता होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास गतिक विद्युत वाहक बल, मतलब आपने एक रॉड ली, मान लीजिए बोर्ड है, इस बोर्ड में बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंदर की तरफ जा रही है, तो आपने एक रॉड ली और रॉड को आप ऐसे यू कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो क्या होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो भी गति करेंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करते हैं तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है। बल लगने की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ कलेक्ट हो जाएंगे, क्लस्टर बना लेंगे, और दूसरी तरफ ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो रॉड है ये एक तरीके से आपकी बोल सकते हैं आप कि एक बैटरी की तरह बिहेव करने लग जाएगी। तो अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दूंगा, किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ दूंगा, तो उसमें से धारा मतलब बहने लग जाएगी। ठीक है, और ऑब्वियसली प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा, तभी ऐसा हुआ है। तो बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है BVL sin थीटा। V यहाँ पर वेग है और V यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल है। ठीक है, तो BVL sin थीटा का फॉर्मूला होता है गतिक विद्युत वाहक बल का। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लीजिए ये एक रॉड है जिसको एक समान चुंबक क्षेत्र में गोल गोल घुमा रहा हूं, तो ऑब्वियसली अगर मैं इस रॉड को गोल गोल घुमाऊंगा तो इसमें भी प्रेरित विद्युत वाहक बल
उत्पन्न होगा। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 बी ओमेगा एल स्क्वायर, जहां पे एल इसकी लंबाई है और ओमेगा इसकी आवृत्ति जिससे इसको घुमाया जा रहा है। अच्छा, आपके पास एग्जाम के अंदर साइकिल की रिम आ जाए, देखा होगा आपने बहुत सारी रिम्स होती हैं, चाहे वो पूछे, चाहे डिस्क पूछे, चाहे एक सिंगल रॉड पूछे, सबके लिए फॉर्मूला कितना होता है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ऐसा मत सोचना 1000 रॉड लगा दी है ना, आपने रिम्स लगा दी, साइकिल की रिम्स आप सबने देखी होगी ना, ऐसी होती हैं, पहिया देखा होगा ना, तो उसमें से रिम्स होती हैं। तो आप ऐसा ना सोचे गलती से भी कि जो 1000 रिम लगा दी तो आपको क्या करना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर को 1000 से गुणा करना, नहीं, ये सबके सब एक्चुअली पैरेलल कनेक्टेड है, समांतर कनेक्टेड है, सबके लिए विभवांतर सेम होगा। चाहे फिर आप 1000 रॉड लगाओ, चाहे करोड़ रॉड लगाओ, चाहे 1 अरब रॉड लगाओ, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1/2 ओमेगा एल स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक सबको क्लियर है। चलिए, इसी तरीके से बच्चों अगर एक आयताकार अपन ने लूप लिया और उसको अपन एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करा रहे हैं, तो उस केस में कुछ ना कुछ अपने को कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य उसके अंदर ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हो जाएगा और वो लूप थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। तो अगर कार्य ऊष्मा का मान अपने को निकालना है तो फॉर्मूला होता है b² L स्क्वायर ओवर R इंटू टी। टी यहाँ पर समय है, v यहाँ पर वेग है, L उस आयताकार लूप की लंबाई है और b चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब जितनी दूर तक आपने उसको खींचा है, और R हमारे पास ऑब्वियसली उसका प्रतिरोध है। अगर आप यहाँ से इसकी पावर यानी उसकी शक्ति निकालना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है, आप कार्य या हीट को T से भाग दे दोगे तो T आपका हट जाएगा, तो उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा b² L स्क्वायर ओवर R। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है भंवर धाराएं। अभी भंवर धाराएं क्या चीज होती है भाई, तो बच्चों अगर हम किसी भी लूप को या किसी भी चीज को चुंबकीय क्षेत्र में गति कराने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लो मैं भाग रहा हूं, तो मैं लूप हूं है ना, मैं कोई लोहे का बना हुआ एक आदमी हूं है ना, मेटल का पीस हूं मैं, और मैं चुंबकीय क्षेत्र में क्या कर रहा हूं, गति कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली बात है मैं चुंबकीय क्षेत्र, मेरे से संबंधित फ्लक्स का मान चेंज हो रहा है, तो अगर मेरे से संबंधित फ्लक्स का मान चेंज हो रहा है तो मेरे धारा उत्पन्न होगी, और वो प्रेरित विद्युत धारा जो है वृत्ताकार रूप में गोल 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 गोल। आप लोगों ने देखा होगा ना पानी में कैसे भंवर बनता है, जैसे ये बॉटल है, इसमें देखो कैसे भंवर बन रहा है, वॉशिंग मशीन देखी होगी उसमें भंवर बन रहा है, इसमें भंवर बन रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें धारा भी स्पाइरल शेप में होती है, गोल 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 गोल, इसलिए इसको अपन बोलते हैं भंवर धारा है। इस भंवर धाराओं के बहुत सारे यूजेस भी हैं, बहुत सारी जगह अपन इन भंवर धाराओं को यूज भी करते हैं। इसका पहला रूल है यूज है रेलगाड़ियों के ब्रेक्स में। आजकल तो ऑटोमेटिक ब्रेक्स होते हैं, लेकिन रेलगाड़ियों के ब्रेक्स में पहले इसका काफी यूज किया जाता था। गैल्वेनोमीटर में, डेड बीट गैल्वेनोमीटर जो हमारे पास नॉर्मल गैल्वेनोमीटर होता है, उसमें अपन चाहेंगे कि सुई एकदम से वापस बीच में आ जाए, तो उसके लिए अपन इसका यूज करते हैं। विद्युत मीटर पहले, आजकल तो इलेक्ट्रिक चलते, पहले ऐसे एक रिंग घुमा करती थी, एक छोटी सी डिस्क होती थी, वो गोल गोल घूमती थी और उसके घूमने के बेसिस पे हमारी रीडिंग आती थी। आज इसका यूज अपन वैसे तो नहीं करते, पर आप लोगों ने डिस्क जो है देखी होगी पानी के मीटर्स में, पानी के मीटर में गोल गोल डिस्क घूमती रहती है और साथ में उसके हिसाब से नंबर चलता रहता है। तो ऐसा ही पहले कॉन्सेप्ट जो होता हमारे पास विद्युत मीटर में भी होता था। जो सब मीटर्स लगे हुए होते हैं आजकल वो भी इलेक्ट्रिक ही होते हैं, पर कुछ कुछ सब मीटर ऐसे होते हैं जिसमें से डिस्क होती है, ठीक है। इसके अलावा गाड़ी का जो ओडोमीटर और स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर आप सब जानते हो डिस्टेंस बता रहा है और स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, उनमें भी हम सेम ही कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम इसको कम करने की कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि यार हमारा जो फ्लक्स है ना, मतलब ये जो उत्पन्न हो रहा है ना भंवर धारा, ये नहीं मुझे चाहिए, नहीं मेरे डिजायरेबल नहीं, मुझे नहीं चाहिए, तो जब उसको कम करना हो तो अपन किसका यूज करते हैं बच्चों, लेमिनेटेड कोड या पटलित क्रूड का यूज करते हैं। पटलित क्रूड क्या होता है बच्चों, अपन मोटा लोहे का कोई पीस लेने के बजाय अपन उसकी ऐसे स्लाइस कट कर देंगे, है ना। अब जैसे ब्रेड के ऊपर आपने मक्खन लगाया, आलू का मसाला लगाया, फिर एक और ब्रेड लगाई, फिर आलू का मसाला लगाया, फिर एक और ब्रेड लगाई, फिर आलू का मसाला लगाया और खा गए, खाना नहीं है। यहाँ पे अपन एक मेटल का पीस लेते हैं और उसके ऊपर कोई भी प्रतिरोधी, विद्युत प्रतिरोधी पदार्थ इसके ऊपर लगाते हैं, लगाने के बाद एक और जो मेटल की प्लेट है वो इसके ऊपर लगा देते हैं अपन, इस तरीके से लगा देते हैं, ठीक है। फिर वही विद्युत रोधी पदार्थ अपन इसके ऊपर लेपित करेंगे, फिर उसके बाद वापस वही मेटल की प्लेट, फिर विद्युत रोधी पदार्थ एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपको बहुत सारा बंडल तरीके का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है इसको करने का। अदरवाइज आप अपने चालक में इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं, यू 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 ऐसे कटिंग कर दीजिए कंघी जैसी, तो भी ये भी क्या करेगा, जो भंवर धारा है उसके इफेक्ट को कम कर देगा, क्योंकि धारा को एक लंबा पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका प्रभाव कम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर अब आता है स्वप्रेरण। तो क्या है स्वप्रेरण का मतलब, एक कुंडली है और कुंडली में आप क्या करो, धारा के मान को चेंज करो। एक नॉर्मल कॉइल है, आप उसके अंदर धारा के मान को चेंज कर रहे हो। अब ऑब्वियसली बात है, जो कुंडली है वो भी खुद एक चुंबक है, हमने ऐसा पढ़ा है, कुंडली खुद एक चुंबक होती है, परिनालिका, ठीक है। तो वो खुद एक चुंबक है, तो ऑब्वियसली चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करेगी। अब क्योंकि उसका
धारा चेंज हो रही तो चुंबकीय क्षेत्र भी चेंज होगा। जो चुंबकीय क्षेत्र चेंज होगा तो खुद के ही चुंबकीय क्षेत्र को बार बार कट कर रही है, मतलब उसका खुद का ही फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो कोई भी कुंडली जब खुद का ही फ्लक्स चेंज करती है तो उसमें भी प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जो कि मुख्य धारा का विरोध करती है। ठीक है, तो यहां पर ये जो फ्लक्स, इससे संबंधित जो फ्लक्स होगा वो किसके सीधे समानुपाती होगा, जो धारा आप चेंज कर रहे हो। समानुपाती का चिन्ह हटाने पर एक नियतांक आता है एल, एल को अपन यहाँ पे बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक। ये किसका फ्लक्स है, उसी कुंडली का जो खुद की धारा चेंज कर रही है। ठीक है ना, यहां पर अगर मैं लूपों की संख्या ले लूं तो n पाई इक्वल्स टू Li हो जाएगा। यहां पर मैंने जैसे आपको बोला उसमें कुछ धारा उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होने के लिए प्रेरित विद्युत भागफल भी तो होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला वही माइनस का d∅dt। तो जनरल फॉर्मूला मेरे पास आ गया माइनस का n dLi/dt, जिसमें L को आप बाहर ले सकते हो। ठीक है ना, ये स्वप्रेरकत्व बोलते हैं इसको, और जो यहां से निकल के आया ना L, उसको स्वप्रेरण गुणांक बोलते हैं। इसका मात्रक होता है हेनरी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुंडली के लिए अपन ने स्वप्रेरण गुणांक निकाला था, डेरिवेशन आप देख सकते हो। उसके लिए फॉर्मूला होता है म्यू नॉट म्यू आर पाई आर बाय 2। ठीक है, और अगर अपन परिनालिका के लिए निकाले तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है n स्क्वायर म्यू नॉट म्यू आर पाई आर स्क्वायर बाय एल। ध्यान रखिएगा यहाँ पर एक चीज बहुत ढंग से, म्यू आर सिर्फ तभी यूज करोगे जब आप परिनालिका के बीच में कोई या कुंडली के बीच में कोई मटेरियल इंसर्ट कर रहे हो। आपने मोम के अंदर डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, तेल के अंदर डाल दिया, किसी दूसरे माध्यम में डाल दिया, तो आप इसका यूज करोगे, अदरवाइज म्यू आर का यूज नहीं करोगे। बच्चों इसी तरीके से एक और चीज होती है जिसको अपन बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण। अब अन्योन्य प्रेरण में एक कॉइल है, उसको आपने गैल्वेनोमीटर से अटैच कर रखा है, और एक दूसरी कॉइल है जिसके अंदर आप धारा के मान को चेंज कर रहे हो, रियोस्टेट का, यानी आप जिसको आप धारा नियंत्रक, ठीक है, बोलते हो, उसका यूज करके धारा के मान में चेंज कर रहे हो, तो इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। अब इसमें उत्पन्न होने वाली जो प्रेरित विद्युत धारा है वो क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो यहां पर अपन ने एक और कॉन्सेप्ट लगाया कि जो दूसरी वाली कुंडली, इस वाले को दूसरा बोल रहे हैं, उसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है पहले वाले में जो धारा है उस पर निर्भर करती है। यहाँ पे समानुपाती का चिन्ह हटाने पर जैसे वहां पे एल आता था, यहाँ पे आता है एम को अपन बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। अब क्योंकि दूसरे वाले का फ्लक्स देख रहे हैं ना पहले वाले के सापेक्ष, तो M21 लिखा अपन ने, दूसरी कुंडली का अन्योन्य प्रेरण गुणांक पहले वाले के सापेक्ष। अगर मान लो पहले वाले के फ्लक्स में चेंज देख रहे होते दूसरे वाले के सापेक्ष, दूसरे वाले की धारा के चेंज की वजह से, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं M12। ठीक है, इतना डिटेल में मत जाओ, सिंपल ये फॉर्मूला याद कर लो। यहाँ पे भी अगर फेरों की संख्या N2 है तो N2 2 हो जाएगा, यहाँ से M21 आप निकाल सकते हो, इसको अपन बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक। यहाँ पे N और लिख दीजिए आप, N21 नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। अगर आप किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आप निकालना चाहते हो तो हमारे पास उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट म्यू आर N1 N2। ये कुंडली नहीं आएगी, यहाँ पे हमारे पास आएगा परिनालिका, क्योंकि हमारे सिलेबस में परिनालिका ही है। तो आप किसी परिनालिका का स्वप्रेरण गुणांक अगर निकालना चाहते हो, उसका फॉर्मूला है, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्लीज सब बच्चे एग्जाम में करके जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बोर्ड्स में भी है, मैंने डेरिवेशन रिवीजन में करवाई भी है। तो M21 किसके बराबर हो गया, म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 A2 बाय 2R1। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन याद रखेंगे, 2R1। ठीक है, यहाँ पे 2L आएगा, R1 नहीं आएगा, 2L आएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारी परिनालिका में संचित ऊर्जा के बारे में अपन बात करते तो उसका फॉर्मूला होता है ½ Li²। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वैसे इसके आने के चांसेस थोड़े कम है, लेकिन बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, बस इसका डेरिवेशन आपको अच्छे से आना चाहिए परिनालिका वाले को। चलिए आगे चलते हैं, एक और टॉपिक हमारा बच्चा है लास्ट, वो देख लेते हैं। वो है बच्चों हमारे पास एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर क्या चीज होती है भाई, तो एसी जनरेटर आप सबको पता है कुछ इस तरीके का दिखता है। ये एसी जनरेटर आपका, ठीक है। अब इस एसी जनरेटर के अंदर आपको पता है हम क्या करते हैं, दोनों तरफ मैग्नेट लगाते हैं, एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं। तो जब आप इसको, अच्छा यहाँ पे हमने 2 वलय लगाए होते हैं और इसको अपन उससे कनेक्ट करते हैं ब्रशेस से, और उसको बाह्य स्रोत से अपन कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको गोल 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 घुमाते हो तो क्या होता है, इससे संबंधित फ्लक्स का मान चेंज होता है। अगर इससे संबंधित फ्लक्स का मान चेंज होगा तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जिसकी वजह से प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होगी। तो हमने जनरल फॉर्मूला पढ़ रखा है ये। ठीक है, तो अगर अपन फ्लक्स की जगह लिखेंगे तो BA cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर थीटा का तुम्हारे अपने को पता ही नहीं है ना, तो अपन क्या करते हैं, इस थीटा की जगह लिख देते हैं ω_t, क्योंकि हमारा जो लूप है वो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है। ठीक है, तो अगर हम वही सीधा सीधा इसका अवकलन करते तो अवकलन करने के बाद हमें कुछ ऐसा मिलता, माइनस का NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि कॉस का अवकलन साइन होता है।
तो ये जो हमें मिला ये हमारे पास होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, नॉट नहीं आएगा। अगर मैं टी की वैल्यू यहाँ पर जैसे ओमेगा टी का मान मैं 1 रख दूं, साइन ओमेगा टी का मान, तो हमें अधिकतम प्रेरित विद्युत वाहक बल मिल जाएगा। तो उस केस में इसको बोल देते हैं अपन वी नॉट, इसका मतलब मान होता है एन बी ए ओमेगा। सब चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, उससे हमें ये फॉर्मूला मिलता है जो नेक्स्ट चैप्टर में हमारे काम आता है। ये इस लूप में उत्पन्न होने वाले तात्क्षणिक विद्युत वाहक बल का मान है। अगर इस विद्युत वाहक बल को हम R से भाग देते तो हमें धारा मिल जाएगी जिसका फॉर्मूला हो जाएगा एन बी ए ओमेगा अपॉन आर साइन ओमेगा टी। इसमें अधिकतम धारा को अपन आई नॉट बोल देते तो हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इसका तात्क्षणिक मान है, याद रखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। और डेरिवेशन के लिए बोलूं तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आई हुई है। अब क्योंकि आपको साइन ओमेगा टी दिख रहा है इसलिए कर्व भी आपका साइन का ही बनेगा, सिंपल सा ग्राफ है। ठीक है, चलिए आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ ही मैंने सारे टॉपिक कंप्लीट कर दिए इस चैप्टर के, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। तो आई होप सबको समझ आया होगा, मजा आया होगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और नए माइंड मैप के साथ। थैंक यू, बाय बाय।